आई होप ये आप जो भी कर रहे हैं ये आपने याद किया होगा। छोड़िएगा मत, सारा याद करिएगा। सारे प्रोसेस हैं, तरीका पता होना चाहिए है। याद। चलो। नेक्स्ट प्रोसेस इन विच द एल्केन विल बी प्रिपेयर्ड। कितना हो गया था यार? सल्फोनेशन ऑफ एल्केन्स। तो प्रॉपर्टीज, अच्छा प्रिपरेशन तो हो गया है हमारा। प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज पाइरोलाइसिस। पाइरोलाइसिस को हम क्रैकिंग भी बुलाते हैं। पाइरोलाइसिस इज आल्सो कॉल्ड क्रैकिंग। तो व्हाट हैपेंस इन क्रैकिंग कि आप एल्केन को कहां ले जाते हो? हाई टेम्परेचर, 500 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, 500 केल्विन के अराउंड। और कैसे ले जाते हो? इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं डालते बच्चा। तो उसकी वजह से क्या होता है? एल्कीन में कितने टाइप के बॉन्ड्स होते हैं? दो तरीके के। कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं? कार्बन कार्बन बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब आप हाई टेम्परेचर जाते हो इन एब्सेंस ऑफ O2, तो या तो ये बॉन्ड टूटेगा या तो ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है। अब कौन सा बॉन्ड टूटेगा, इट विल डिपेंड ऑन कैटलिस्ट। ये लिख लो। अगर आप क्रोमियम, वैनेडियम और मोलिब्डेनम यूज कर रहे हो तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा। और अगर आप सिलिकॉन, एल्युमिनियम या जिंक यूज कर रहे हो तो कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा। और तो कोई टाइप का बॉन्ड होता नहीं है इसमें, यही दोनों टूट सकता है। तो ये मेमोराइज करना है, क्या डालने से कौन सा बॉन्ड टूटेगा और क्वेश्चन कैसा आएगा वो देख लो। आपको बस खाली इतना याद रहा ना कि पाइरोलाइसिस में ये दो टूटता है। ठीक है, वो तो समझने वाली पार्ट है, याद करने वाली बात है, डेफिनेशन वाली बात है। और उसके अलावा क्या याद रखना है? कैटलिस्ट। आराम से आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक कर देते हैं आपके लिए। मान लीजिए इथेन है अपने पास और इसको आपने हीट किया। बोलो बच्चा, पहले तो मुझे बताओ कौन सा बॉन्ड टूटेगा। तो हम सभी को दिख रहा है क्रोमियम यहां लिखा हुआ है, ये भी क्रोमियम के प्रेजेंस में हो रहा है, तो इट विल लीड टू व्हाट? ब्रेकिंग ऑफ CH बॉन्ड। तो हम क्या करेंगे? पहले CH3 को इस तरीके से बना लेंगे और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज कर देंगे। इसको हटा देंगे। क्या बनेगा यहां पर? C, डबल बॉन्ड C। ये रहा आपका आंसर। बाकी जगह पर H पुट कर देना। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल अपने से बनाओ। CH3, CH2, CH3, Cr2O3। क्या मिलेगा प्रोडक्ट? और CH3, CH2, CH3। इसी में हमने अल्युमिनियम डाला। एंड बच्चा
तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन उड़ा देंगे यहाँ। और यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीव कर देंगे। आइए आंसर। कोई सा भी एक कार्बन कार्बन बॉन्ड हटा दो। ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ इज कंबर्जन ऑफ एल्केन। ये हमने स्टोइचियोमेट्री में भी पढ़ा था। ठीक है। तो बोलो बच्चा, कंबर्जन कितने तरीके से हो सकता है? कंप्लीट कंबर्जन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीट कंबर्जन? अगर अपने पास कुछ ऐसा एल्केन है, इसमें O2 डालोगे तो क्या मिलेगा? CO2 प्लस H2O। इसको बैलेंस करना सीखा था, याद है? तो अगर इधर कार्बन X है तो इधर भी कितना होगा? X। इधर हाइड्रोजन Y है तो इधर कितना होगा? Y/2। अब इसके बाद हमें ऑक्सीजन O2 को बैलेंस करना है। तो यहां पर अगर O की जगह O2 होता तो Y/2 की जगह क्या होता? Y/4। तो टोटल O2 कितना है अपने पास? लिख लो इसको। और ये एग्जाम्पल मुझे समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बताओ इसका कन्वर्जन पर क्या बनेगा? CH4 का। ऑलरेडी आपने क्लास 10 में भी किया था। इनकम्प्लीट कंबर्जन। इनकम्प्लीट कंबर्जन। तो इनकम्प्लीट कंबर्जन में दो तरीके के कंबर्जन होते हैं। तो बताओ, इसमें तो CO2 बनेगा नहीं, क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। या फिर अगर आपने और ऑक्सीजन को कम कर दिया तो बस बनेगा कार्बन ब्लैक प्लस H2। इन सब का नाम लिख लेंगे हम। दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सब पढ़े हो यार, ये सब 10 में है ना। कार्बन ब्लैक नहीं पढ़े होगे। और साथ ही साथ यहाँ ये भी चिपका लेना। O2 क्या है? लिमिटेड सप्लाई, नॉट अनलिमिटेड। यहाँ पर क्या था? एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। नाउ दिस वन इज न्यू फॉर यू। क्या है नया बच्चा? एल्केन से आप एरोमेटिक सब्सटेंस बना सकते थे। याद करो, अब एरोमेटिक क्या पढ़ा था हमने? बोलो। एरोमेटिक का हमने कंडीशंस वगैरह पढ़ा था ना।
साइक्लिक होना चाहिए, sp3 कार्बन नहीं होना चाहिए, 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। तो अब बात आती है कि एल्केन से एरोमेटाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो पहले तो ये लिखो कि होता क्या है इसमें, फिर समझाएंगे आपको। तो हम सबको बच्चा पता है, ये ऊपर वाले को हम क्या बुलाते हैं, बोलो? बेंजीन। नीचे वाले को क्या बुलाते हैं हम? टॉलिन। टॉलुइन। टॉलुइन गलत लिखा गया, टॉलुइन स्पेलिंग। नाउ इसमें मुद्दे की बात क्या है कि आपको ये रटना है, ये कैसे बनाते हैं। ये पूरा मेमोराइज करना है। सेम यहां पर भी वही रहेगा। Cr2O3 Al2O3 600 डिग्री सेल्सियस और 15 एटमॉस्फेयर, यही चीज एनसीईआरटी में भी दे रखी है, ठीक है। आ गया ये। टेम्परेचर का थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, जैसे यहाँ पर रेंज दे रखा है तो हम 15 एटमॉस्फेयर का रेंज लेते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट जो है, इंपॉर्टेंट पोर्शन अब हम करने वाले हैं, हाउ। ठीक है। मैं आपको इसका हाउ सिखाऊंगा, इस वाले का, ठीक है। आपको ये बनाना है, ये वाला हाउ, ठीक है। तो C6H14, देखिएगा ध्यान से। तो पहले C6H14 बना लेते हैं हम। C 1 2 3 4 5 और 6। सब पर हाइड्रोजन भी बना लेते हैं हम। ठीक है। अच्छा, ये लास्ट वाला है, तो उस पर कितना हाइड्रोजन होगा बच्चा? 3। ठीक है। एक ही कलर के पेन से बना लेते हैं यार, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब हम क्या करेंगे, सारे के इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सारे के इलेक्ट्रॉन्स, सारे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे। तो बस याद करने का तरीका है, और क्या। चेक कर लेना एक बार सारे पे बना या नहीं बना। ठीक है। एच लिखा नहीं है मैंने। उसके बाद लास्ट वाले पर बस खाली एक एच बना लो, लास्ट कैसा भी बना लो ना, उसके तो आई डोंट थिंक पॉसिबल है। थोड़ा क्लमजी सा हो जाएगा। नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस, देखना ध्यान से। ये एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये एक इलेक्ट्रॉन
इधर लेकर बाहर। ठीक है, ये समझ में आता है आपको? ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेकर और ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर। तो बोलो बच्चा क्या बचेगा इसके पास? उसको दूसरे रंग से बना लें। ठीक है, सिमिलरली, बस ये लास्ट वाले में ही होता है। सिमिलरली इस पर एक हाइड्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर। तो बोलो बच्चा इसमें क्या बचेगा? ठीक है, बस देखते रहना ध्यान से। एक इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर, इसमें क्या बचेगा? ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर, इसमें क्या बचेगा? एक इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर, इसमें क्या बचेगा? और यहां पर कितने हो रहे होंगे? दो। ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर, ये इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर, तो इसमें कितना बचेगा? बोलो, ये दिख रहा है आपको? ये थोड़ा क्लमजी सा हो जाता है बनाते वक्त, इसमें कोई पूछना है आपको? अब बस खाली खाली इलेक्ट्रॉन पर ध्यान दीजिए, खाली इलेक्ट्रॉन पर ध्यान दीजिएगा। तो मैं इसका ना बाहर हो जाने के बाद कैसा दिखेगा वो कर देते हैं। सी, 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 6 हो गए, 3 3 6 हो गए। एक H तो इसके पास ऑलरेडी है। और बोलो बच्चा कितना खाली इलेक्ट्रॉन है? दो। एक खाली इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिख दिया, एक खाली इलेक्ट्रॉन को ऐसे रख दिया। इसके बगल वाले के पास कितना खाली इलेक्ट्रॉन है? एक। ठीक है, तो इसके बगल वाला का खाली इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख दिया। इसके बगल वाले के पास कितना खाली इलेक्ट्रॉन है? एक। इसके पास कितना खाली इलेक्ट्रॉन है? एक। इसके पास कितना खाली इलेक्ट्रॉन है? एक। और ये जो लास्ट वाला है, इसके पास कितना है? तो ये दिख रहा है, बाकी जगह जगह पर H लगा हुआ है आपका। बस कुछ नहीं करना है, ये और ये डबल बॉन्ड बनाएगा, दूसरे कलर के पेन से बना देते हैं ताकि आपको दिखे। ये और ये थोड़ा लंबा दिख रहा है, बराबर ही होगा। ठीक है, ये और ये। ठीक है, और ये बोलो कैसा दिख रहा है? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। दिख रहा है ये आपको? क्या बन गया? बेंजीन। ये थोड़ा मैंने ये लंबा हो गया, ये बराबर होगा। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम क्या लिख देंगे इसको? कुछ पूछना है आपको इसमें? देख लीजिए, एक बार घर पर जरूर बनाइएगा, बाकी सब जगह H भर दीजिए। ठीक, अब एक चीज और है कि हर बार तो इतना बैठ के तो नहीं करेंगे ना बच्चा, इसको शॉर्ट में कैसे बनाते हैं? जस्ट ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर वही शॉर्ट वाला डायग्राम ही आपको बनाना है। कितने हैं ये? 6। 1 2 3 4 5 और 6। देखना जरा ध्यान से, ये लास्ट वाला बॉन्ड कैसे बना है? पहला और छठा को मिलाकर। पहला और छठा को मिलाकर, तो आप ऐसे ही डायरेक्ट लिख सकते हो, ये वाला जो कार्बन है इसके ऊपर अटैक करेगा और ये क्या बन जाएगा? बेंजीन। ठीक है, क्लियर है ये चीज? कैन यू डू दिस फॉर ऐसा ऐसा डायग्राम इसके लिए बना सकते हो, टॉलुइन के लिए करो।
डन। पहले हम कितना बनाएंगे? 7, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब यहां पर मुद्दे वाली बात क्या है कि एक कार्बन रिंग के बाहर है, तो अभी भी अटैक कहां होगा? इसके ऊपर, और फिर ये रिंग बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, एक लास्ट चीज यहां नोट में क्या लिखेंगे, बताओ बच्चा, क्या बनाकर बॉन्ड को बनाया? प्लस चार्ज, माइनस चार्ज या फ्री रेडिकल? फ्री रेडिकल। प्लस माइनस नहीं है ना, यहां लिख लेंगे कि इसका मैकेनिज्म में क्या बनता है, फ्री रेडिकल। तो दिस इज योर फिफ्थ रिएक्शन, एरोमेटाइजेशन। याद करना है, बुक में दे रखा है। सिक्स्थ इज आइसोमराइजेशन। सिक्स इज आइसोमराइजेशन। आइसोमर का मतलब हम सबको पता है ना? एग्जाम्पल लिखेंगे पहले हम। ये रखना है। यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को टफ बनाता है। बोलो, इसके आइसोमर्स बनाने रहेंगे तो क्या करेंगे? 10 में बनाया था आपने ब्यूटेन का आइसोमर, बोलो क्या बनेगा? ब्यूटेन का आइसोमर क्या पढ़ा था? आइसोब्यूटेन। बना दीजिए। 1, 2, 3 और 1 CH3। ठीक है, कैन यू डू दिस? 5 वाले, डू इट। हो गया? 1, 2, 3, 4, 5 बन गया क्या? 5 बन गया। 1, 2, 3 और 4, और टोटल हमारे पास कितने कार्बन है? 1, 2, 3, 4, 5। तो कहीं लगा दो इसको, एक ऐसा आइसोमर्स बना देंगे हम इसके। ठीक है, यहां गड़बड़ क्या होगा कि इसके और भी आइसोमर्स बन सकते हैं। कौन सा आइसोमर बनेगा? 3 वाला, है ना? एक ये भी तो बनेगा। नहीं, 5 कार्बन वाले। तो ये ध्यान रखना है थोड़ा। देखो यहाँ पर, some minor products are also possible which you can think over. Minor products are generally not reported in organic reaction. ठीक है, तो हमारे केस में जनरली ये वाला जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? मेजर होता है। बट आपको समझाने के लिए बस ये बनाया गया है कि आइसोमर्स में आप सारे आइसोमर्स बनाएगा। अब कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा, उसके लिए फिर रिएक्शंस जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की जरूरत पड़ेगी। कहीं कहीं पर पता होता है कि ये मेजर होगा, कहीं माइनर होगा, बट हर जगह हमें पता
नहीं चल सकता है, उसके लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की जरूरत पड़ेगी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हेलोजिनेशन। ठीक है, पहले तो इसके ब्रैकेट में हम लिखेंगे इट इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोलो, ये पढ़ा आपने कभी? हाँ, याद करो, क्लास 10 में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा था आपने। CH4 Cl2 लाइट रे, H म्यू लाइट क्या देता था? CH3Cl है ना। और क्लास 10 में एक लाइन लिखी थी इसी के नीचे कि ये जो रिएक्शन है कैसे होता है, एटम बाय एटम। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, एटम बाय एटम। एक साथ 4 क्लोरीन इसके ऊपर नहीं लगेगा। अगर आप एक्सेस क्लोरीन इसमें डाल रहे हो तो पहले एक क्लोरीन लगेगा, फिर दूसरा लगेगा, फिर तीसरा लगेगा, फिर चौथा लगेगा। ये लिखी हुई है एनसीईआरटी में ये लाइन। तो आज उसका मतलब भी सीखेंगे कि क्या मतलब था उसका। ठीक है, तो उसका मतलब सीखने के लिए इसका मैकेनिज्म पढ़ना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, एनसीईआरटी में इसी का मैकेनिज्म दे रखा है। ठीक है, ये देखो यहां पर इनिशिएशन, प्रोपैगेशन और टर्मिनेशन। तो ये तो CH3 लेकर बनाया है, हम क्या करेंगे, हम जनरल लिख के बनाएंगे। ठीक है, तो पहला क्या होता है, मैकेनिज्म लिखो, चेन इनिशिएशन। लिखा आपने चेन इनिशिएशन? अब देखना पर इसको कैसे होगा। X2, तो ये ऐसा बना होगा, क्लोरीन Cl2 ऐसे इमेजिन करो, ऐसे बना होगा, दोनों के बीच में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे होंगे। तो व्हाट हैपेंस इन चेन इनिशिएशन, बोलो बच्चा, इधर क्या बनेगा, नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट इज चेन प्रोपैगेशन। एल्केन कुछ ऐसा होगा, क्या हम एल्केन में भी इस तरीके से बना सकते हैं? तो व्हाट हैपेंस इन प्रेजेंस ऑफ दिस एक्स डॉट, ये डॉट इसके ऊपर, ये डॉट इसके ऊपर, तो बोलो बच्चा क्या बनेगा, आर डॉट, ये एक्स डॉट ये एच डॉट मिलेगा, क्या बनेगा, एक्स एच या फिर एच एक्स, जो लिखना हो नोट करिए। ये जो आर डॉट बना, व्हाट इट विल डू, अपने कंपाउंड में और भी तो ऐसे एक्स होंगे, वो क्या करेगा, इसको फर्दर तोड़ेगा।
ठीक है, तो जब फर्दर टोरेगा तो ये क्या बना हुआ होगा, एक्स डॉट और एक्स डॉट, एक एक्स डॉट आर के साथ कंबाइन होकर क्या देगा, आर एक्स, और एक एक्स डॉट फिर से बच गया। कैन यू सी दिस? और इसी वजह से देखना ध्यान से, ये एकदम सेल्फ सस्टेनिंग हो जाएगा। आपको नहीं लगता है कि ये एक्स डॉट बच गया, ये दूसरे आर एच पर अटैक करेगा, फिर आर डॉट बनेगा, फिर वो आर डॉट तीसरे एक्स एक्स पर अटैक करेगा, और फिर से एक्स डॉट बनेगा, फिर वो दूसरे आर एच पर अटैक, तीसरे आर एच पर अटैक करेगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन इनिशिएट हो जाएगा। लिख लीजिए इसको। डन। अब मुझे बस खाली ये तीनों स्टेप में ये देखकर बता दीजिए कि आपको कितने अलग अलग तरीके के फ्री रेडिकल दिख रहे हैं। कौन कौन सा दिख रहा है? आर डॉट, और कौन दिख रहा है? एक्स डॉट। तो चेन टर्मिनेशन में ये सब आपस में कंबाइन होकर चेन को क्या करते हैं, टर्मिनेट करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, तो अगर कॉम्बिनेशन हुआ तो व्हाट आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बच्चा? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीखा होगा आपने 11 में। आर और एक्स जुड़ जाए, क्या बन जाएगा? आर एक्स। आर दूसरे आर के साथ जुड़ जाए, क्या बन जाएगा? आर आर। एक्स डॉट दूसरे एक्स डॉट के साथ जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा? एक्स एक्स, जिसको हम एक्स टू भी बुलाते हैं। तो दिस टर्मिनेट्स योर चेन, सारे फ्री रेडिकल खत्म। दैट्स व्हाई इसको क्या बोलते हैं, चेन टर्मिनेशन। ठीक है, लिख लो इसको। और होमवर्क क्वेश्चन लिखो। ठीक है, कर लेंगे, बोलो। कर लेंगे। हमारा जो X2 था वो क्या है, बोलो? Cl2। हमारा जो R डॉट था वो इस केस में क्या बनेगा? CH3 डॉट, एक H हटने के बाद। ठीक है, कर लोगे आप? देखो ना यहां पर हमने कौन सा रिएक्शन करवाया, हमने ये वाला रिएक्शन करवाया, RH प्लस X2 H म्यू। तो अपने पास X2 क्या है, क्लोरीन, और ये क्या है, CH3H। तो R की जगह क्या पुट करोगे, CH3, और X की जगह क्या पुट करोगे, क्लोरीन। कर लोगे? कोशिश करना, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, पहले खुद से कोशिश करना। ठीक है, तो यहां से यहां पूरा एनसीईआरटी में दे रखा है, खुद से कोशिश करना, और नहीं बनेगा तो फिर मैं हुई। अब कुछ नोट करके पॉइंट्स लिख लो। नोट, RH plus X2 in presence of light gives you RX plus HX. This reaction is also used for preparation of alkyl halides, class 12.
नोट नंबर 1। नोट नंबर 2, ease of reactivity. What is the meaning of ease of reactivity? X2 में आप क्लोरीन भी ले सकते हो, फ्लोरीन भी ले सकते हो, ब्रोमीन भी ले सकते हो और आयोडीन भी ले सकते हो। तो सबसे बढ़िया रिएक्शन या सबसे जल्दी रिएक्शन किस में होगा? तो वो ईज ऑफ रिएक्टिविटी। तो फ्लोरीन के साथ फास्ट, फिर क्लोरीन के साथ, फिर ब्रोमीन के साथ और फिर आयोडीन के साथ। व्हाई? क्वेश्चन तो व्हाई है। फ्लोरीन के साथ जब आर एक्स बनेगा, क्या बनेगा? वो आर एफ बनेगा। दिस बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट्स व्हाई। लिख लीजिए। और आयोडीन के साथ एक चीज मेमोराइज करके रखनी है कि यहां पर अगर आप आयोडीन यूज करते हो तो इट कैन बी अ काइंड ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। आप रिएक्शन को रिवर्स भी कर सकते हो। यहाँ लिखा हुआ है। आयोडीनेशन के बारे में मार्क करेंगे। इट्स अ वेरी स्लो रिएक्शन एंड इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन। यही सब छोटी छोटी चीजें हैं, एनसीईआरटी बच्चे पढ़ के नहीं जाते, नीट जेईई नहीं होता, हाई फाई चीज बहुत पढ़ लेते हैं। ठीक है, मिल गया किताब में? पेज नंबर 303, पेज नंबर 303। शुरू में ही है यार, रिएक्शन ऑफ एल्केन्स के साथ। यहाँ देखो ना, ये बॉइलिंग पॉइंट वाला जो डब्बा था उसी के पास, ये वाला बॉइलिंग पॉइंट वाला डब्बा, उसके जस्ट बाद बोलो। ठीक है, चूंकि आयोडीन के साथ रिएक्शन स्लो होता है, इसीलिए इसको हम HiO3 और HNO3 के प्रेजेंस में कैरी आउट करते हैं। ठीक है, ये भी लिखा हुआ है, ये रहा। Why oxidizing agents like HiO3 and HNO3 is used for carrying out reaction with what? Iodine. लिख लेंगे हम। It is because iodination is very very slow process. That's why. ठीक है बच्चा, चलो आगे। नेक्स्ट टॉपिक का नाम दो, इसी टॉपिक के अंदर है। नंबर ऑफ मोनोहैलोजेनेटेड प्रोडक्ट, नंबर ऑफ, अब ये एनसीईआरटी में शायद नहीं होगा। नंबर ऑफ मोनोहैलोजेनेटेड प्रोडक्ट, this is equal to number of different type of H atoms. What is the meaning of different type of H atoms? हमने कितने टाइप ऑफ H एटम पढ़े हैं? अल्फा H, बीटा H, ये सबको क्या बुलाते हैं हम? डिफरेंट टाइप्स ऑफ H एटम। एक एग्जांपल लिखेंगे हम पहले तो, सिंपल वाला।
CH4 पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोहैलोजेनेटेड? एक हैलोजन लगाएंगे, वन हैलोजन। CH4 को Cl2 और लाइट के प्रेजेंस में आप कैरी करोगे तो क्या बनेगा? CH3Cl और HCl। इसके अलावा तो कोई प्रोडक्ट बनेगा नहीं मोनोहैलोजनेशन। विच मीन्स व्हाट? यू विल गेट हाउ मेनी प्रोडक्ट्स? वन प्रोडक्ट। कैन यू टेल मी हाउ मेनी प्रोडक्ट यू विल गेट फॉर दिस? डन। तो कोई बच्चा क्लोरीन यहां लगा देगा, कोई बच्चा क्लोरीन यहां लगा देगा, और क्या लिख देगा? हाउ मेनी प्रोडक्ट्स? टू प्रोडक्ट्स। आपका ये आंसर आया, टू प्रोडक्ट्स। हाँ, कैसे गलत हो गया? चलिए, मेरे को ना इसका IUPAC नाम लिखकर बताइए। नाम लिखकर बताइए। दिस विल बी योर वन, दिस विल बी योर टू। क्या लिखोगे? वन क्लोरो इथेन। इसका नाम लिखकर बताओ। मजा आ गया। वन क्लोरो इथेन आर द टू प्रोडक्ट्स। एक ही प्रोडक्ट है ना? इसका मतलब आंसर क्या आएगा? अगेन वन प्रोडक्ट, नॉट टू। ऐसे ही काट के आप भी लिख लेना, बिकॉज बोथ आर सेम। चलो बताओ। बनाओ मोनोहैलोजेनेटेड एल्काइल हैलाइड, सिंगल हैलोजन वाले। लगाओ ना बेटा ढर्रले से, क्या दिक्कत है? डरते क्यों हो? तीन कार्बन है, कहां कहां लग सकता है? पहला, दूसरा और तीसरा पर। डरते क्यों हो? अच्छा, अगर तीसरे वाले पे लगा देते तो वापस से वही बन जाता। तो कितने प्रोडक्ट्स आएंगे? दो। क्या नाम है इसका? वन क्लोरो प्रोपेन। इसका नाम क्या है? दोनों अलग अलग हैं, तो टू प्रोडक्ट्स। ठीक है, एक और एग्जांपल करो। कहीं भी एक क्लोरीन लगा देंगे हम, कितने प्रोडक्ट आएंगे? एक आएगा? नहीं,
कहीं पर भी मान लो किसी ने क्लोरीन यहां लगा दिया तो वो 1 वहां से काउंट करेगा, किसी ने क्लोरीन यहां लगा दिया तो वो 1 वहां से काउंट करेगा। तो आंसर इसमें क्या आएगा? एक ही प्रोडक्ट आएगा जिसका नाम क्या होगा? 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। आगे इसी रिएक्शन में एक चीज और क्या नोट करनी है वो लिखिए। क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव एंड ब्रोमीन इज मोर सेलेक्टिव। क्या मतलब हुआ इसका? मोर रिएक्टिव का ये मतलब हुआ क्लोरीन रिएक्ट्स विथ और क्लोरीन सर्च फॉर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, और हाइड्रोजन एटम कैसे होने चाहिए? सेम टाइप वाले। मतलब अभी समझ में आएगा। ब्रोमीन मोर सेलेक्टिव का क्या मतलब हो गया? ये स्टेबिलिटी की तरफ भागेगा, उस कार्बन पर अटैच्ड होगा जिस जो कार्बन ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखना ध्यान से। ठीक, तो अगर इसको देखो ध्यान से, ये तो ये लिखा हुआ है, तो इस पर अगर क्लोरीन का एडिशन हो तो क्लोरीन किधर अटैच होना चाहेगा? ये सिंगल एच वाले पर या फिर ये तीनों जो अल्फा एच हैं उस पर? जो तीनों जो अल्फा एच है उस पर, क्योंकि ये यही लिखा हुआ है यहां पर, इट विल सर्च फॉर मोर नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये तीनों सेम टाइप है, सब अल्फा वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोरीन के साथ जब ये रिएक्शन होगा तो किसी एक, तीनों में से आप कहीं भी इसको बना सकते हो, तो कुछ ऐसा बनेगा। बट व्हेन इट कम्स टू ब्रोमीन फॉर्मेशन, ब्रोमीन जब इसके ऊपर रिएक्ट करेगा, देखिएगा ध्यान से। आप मुझे ये बताइए, एल्काइल हलाइड का भी हमने चेन इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन देखा। तो हर चीज में आपने क्या देखा कि उसमें क्या बनता है? प्लस चार्ज, माइनस चार्ज या फ्री रेडिकल? फ्री रेडिकल बनता है। तो आप पहले मुझे ये बताओ कि ब्रोमीन जब भी अटैक करेगा तो उसके पास भी 3 कार्बन है अटैक करने के लिए। ठीक है, इस 3 कार्बन में या तो फ्री रेडिकल यहां बने, या तो यहां बने, या तो यहां बने, या तो यहां बने, जिसमें कि ये वाला और ये वाला क्या है? सेम टाइप। तो मुझे ये बताओ ये फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल कहां होगा? कैन यू टेल मी दिस? फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल कहां होगा? ए पर कि बी पर? स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल मैंने आपको पढ़ाया था। फ्री रेडिकल इज व्हाट? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को कौन स्टेबल कर सकता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो हमने क्या सीखा था? ये CH3 क्या होती है? प्लस आई। तो कौन सा पोजीशन ज्यादा स्टेबल होगा, ए होगा या बी? ए विल बी मोर स्टेबल। तो ब्रोमीन कहां जुड़ेगा? यहां। ये मतलब हुआ, ये डिफरेंस है दोनों में। बोलो, डिफरेंस समझ में आया? ये क्यों लिख पाए? क्योंकि हमने ये यहां पर एक नोट में पॉइंट लिखा कि Cl2 इज मोर रिएक्टिव, इट विल सर्च फॉर व्हाट? मोर नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम। बट Br2 इज सेलेक्टिव, इट विल सर्च फॉर व्हाट? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल अगर आप देखो तो 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बन, एंड इट इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बन।
इसको बना लीजिए इसको, ये एनसीईआरटी में नहीं है। बच्चा एक चीज और ध्यान रखना, प्रोडक्ट तो इसमें ये वाला भी बनेगा, बट ये क्या होगा, माइनर। माइनर प्रोडक्ट के बारे में हम बात ही नहीं कर रहे। सिमिलरली इसमें भी प्रोडक्ट कौन सा वाला भी बनेगा, CH2Br वाला भी बनेगा, बट वो क्या होगा, माइनर। केमिस्ट्री में आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता है, जब तक आप नहीं रटेंगे, नहीं लिखेंगे, नहीं पढ़ेंगे 10 बार, भूल जाइए। फिर आप जीवन भर रोएंगे ही कि मेरा केमिस्ट्री वीक है। रहना भी चाहिए। और यही प्रॉब्लम है यहाँ एजुकेशन सिस्टम में। बचपन से आपको थोड़ा थोड़ा सिलेबस याद करवाया जाता है, स्कूल वाले एग्जाम में सिलेबस फाइनल में कम कर देते हैं। आपका ब्रेन उस तरीके से डेवलप नहीं हुआ रहता है कि आप ज्यादा ज्यादा सिलेबस को एब्जॉर्ब कर सकें। इसमें आपकी गलती नहीं है, आपको उस तरीके से कराया ही गया है स्कूल में। तो कम सिलेबस करके पास करा दो, तो पास करा दो तो अब झेलो। हर पेज में रटना है, मेरे हिसाब से पूरा ही रटना है। अब ये बताओ इसको कैसे कोई समझ के बना देगा। अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि एक जगह Cl2 है और इस जगह Br2 है, क्या रिएक्शन होगा बता दो मेरे को। अगर आपको ये याद ना हो कि क्लोरीन का रिएक्शन कैसे होता है और ब्रोमीन का रिएक्शन कैसे होता है, इफ यू डोंट मेमोराइज दिस हाउ कैन यू फाइंड द प्रोडक्ट। लोग तो दोनों बना देंगे। तो अब आप नहीं बनाओगे क्योंकि आपने अब याद करेंगे। अब कल तो एग्जाम देना नहीं है हमें, है ना, टाइम है हमें एग्जाम देने के लिए। तो पढ़ते पढ़ते हो जाएगा बेटा। हो सकता है 100% ना हो, बट 90%, 85% तो मेमोराइजेशन हो ही सकता है। क्यों नहीं हो सकता। जब आप हिस्ट्री याद कर सकते हो, ज्योग्राफी याद कर सकते हो, तो केमिस्ट्री क्यों नहीं याद कर सकते। ये तो गलत बात है। चलिए, एक होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क का आंसर बताइए क्या होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग होमवर्क है, पूछ जरूर लीजिएगा क्या होगा इसका आंसर। तो आपको ब्यूटेन दे रखा है। क्वेश्चन क्या है, ये रहा। यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ मोनोहैलोजेनेटेड क्लास 12 में। अगर आपने ढंग से वो 5-6 चैप्टर नहीं पढ़े ना बेटा ऑर्गेनिक के, क्योंकि एक किताब पूरा ऑर्गेनिक है, देखा होगा आपने, ठीक है, आधा ऑर्गेनिक ही है, आधा ज्यादा। तो बेटा बोर्ड एग्जाम में भी पास करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ भी हमारे पास टाइम है, बेसिक चीजें सीखनी है, ये सब चीज सीख के रखो तो उस समय थोड़ा याद कम करना पड़ेगा, याद तो करना ही पड़ेगा। बिना उसके तो केमिस्ट्री नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट। याद करना होगा, क्वेश्चंस बनाने होंगे, डाउट्स पूछने होंगे, उसी से केमिस्ट्री होगा। नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब 100 भी ला सकते हैं, हमको आया है तो आपको क्यों नहीं आ सकता 100 केमिस्ट्री, बिल्कुल आ सकता है। मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, मैंने बस ऐसे ही, मैंने मेरे को जेई में भी सबसे ज्यादा नंबर केमिस्ट्री में आया था, क्योंकि इसका जो तरीका था, अपने भी सीनियर्स थे वहां पर, उन्होंने बताया था कि भाई देखो, समझने अगर पूरा गए, ठीक है, तो एक बात तो दिमाग में डाल लो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चीजों को याद करने पर ज्यादा फोकस करना पड़ता है। तो बाकी देख लेना, समझ लीजिएगा फिर। नेक्स्ट, एल्केन का रिएक्शन मेरे हिसाब से सारा खत्म हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं, एनसीईआरटी आपका हो गया ना सारा, एक बार मिला लो। हेलोजनेशन हो गया, उसके बाद कंवर्जन हो गया, कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों।
इनकम्प्लीट नहीं दे रखा क्या आपको? ये रहा ना, कार्बन ब्लैक। उसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ा हमने? ये नहीं पढ़ा शायद। पढ़ा ऑक्सीडेशन रिएक्शन? शायद ये नहीं पढ़ा। लिख लीजिए। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए आपको क्या ध्यान रखना है? एल्केन का ऑक्सीडेशन रिएक्शन करना इज वेरी डिफिकल्ट। क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। सो चूंकि डिफिकल्ट होता है तो मुझे ये बताओ, कम टेम्परेचर पर होगा या हाई टेम्परेचर पर होगा? हाई टेम्परेचर पर होगा। कम प्रेशर पर होगा या हाई प्रेशर पर होगा? हाई प्रेशर पर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, खुद से हो जाएगा क्या? नहीं होगा। इसके लिए क्या चाहिए होगा? कैटलिस्ट चाहिए होगी। तो ये याद करना है। बाकी लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि क्यों इतना हाई टेम्परेचर और क्यों इतना आपका हाई प्रेशर होता है। इट इज बिकॉज ऑफ एल्केन इज जनरली नॉन रिएक्टिव ऑक्सीजन। जनरली अगर आप इतना टेम्परेचर प्रेशर डालते हो ना, उसकी वजह से इसका क्या हो जाता है? कंबर्जन। ऑक्सीडेशन की जगह क्या हो जाता है? कंबर्जन। इसीलिए कंडीशंस अलग होते हैं एल्केन को ऑक्सीडाइज करने का। ठीक है। पहला रिएक्शन जो आपका मीथेन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? मिथानॉल। ठीक है। उसी तरीके से अगर हम दूसरा कैटलिस्ट लेते हैं तो मीथेन से आप क्या बना सकते हो? एल्डिहाइड भी बना सकते हो, HCHO। उसके बाद इथेन का ऑक्सीडेशन आपने पढ़ा था, नहीं इथेनॉल का ऑक्सीडेशन पढ़ा था। इथेन का ऑक्सीडेशन आपने नहीं पढ़ा होगा क्लास 10 में, इथेनॉल का पढ़ा होगा। इथेन का ऑक्सीडेशन विल रिजल्ट इन व्हाट? इथानोइक एसिड। आप ध्यान से देखना, इसमें ऐड कर लेते हैं 7 और 8 ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सबके कैटलिस्ट के नाम लिख लीजिए। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको दे रखा है जो कि आपको बुक में भी अंडरलाइन करना है, ये वाला पोर्शन। अल्केन्स रेसिस्ट ऑक्सीडेशन बट alkanes having tertiary H atom can be oxidized to corresponding alcohols. Which reagent? Potassium permanganate.
इसको हम स्टार लगा कर लिखेंगे। तो यहां घेर लेना टर्शरी एच। एक और रह गया है, रिएक्शन विथ स्टीम। रिएक्शन विथ स्टीम 9 नंबर में लिखो, रिएक्शन विथ स्टीम। बैलेंस कर लीजिएगा। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज जो एनसीईआरटी में अंडरलाइन करनी है, रिएक्शन विथ स्टीम इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है। होमवर्क लिख लीजिएगा यहां पर। एल्केन तक आपको एनसीईआरटी रीड करना है, इससे बढ़िया कोई किताब ही नहीं है यार केमिस्ट्री के लिए। एल्केन तक एनसीईआरटी आपको रीड करना है, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट। इतना पढ़ के जाइए, नीट जेई सब क्लियर हो जाएगा। थोड़ा एक्स्ट्रा जो लिखा रहे हैं आपको रिएक्शन के लिए, तो इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज एल्कीन। व्हाट इज जनरल फॉर्मूला? CnH2n। Alkene can show geometrical isomerism। Alkene can show geometrical isomerism। आइसोमेरिज्म में मैंने आपको ये पढ़ाया था, याद करो। बोलो बच्चा, क्या होना चाहिए? डिफरेंट डिफरेंट, और इधर भी डिफरेंट डिफरेंट, तब वो क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कहने का मतलब है ये और ये अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, तो इसको लिख लो, ये मैंने पढ़ा रखा है। A not be equal to B and C should not be equal to D। Condition for showing GI क्यों होगा? अभी अभी थोड़ी देर में इसको यूज करेंगे, दैट्स व्हाई यहां मैंने वापस से दोबारा लिख दिया।
एल्कीन में पहला इज प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। फर्स्ट, पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन। क्या मतलब हुआ इसका, समझा दे रहे हैं। पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन, पहले देख लीजिएगा एक बार। बोलो बच्चा, इसमें अगर हम एक हाइड्रोजन डालें क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड चेंज होकर क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। और हमें सबको पता होता है दोनों हाइड्रोजन किधर से आते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में? सेम साइड से। लेकिन अगर आप इसमें दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड कर देते, ठीक है, मान लो ये और ऐड कर देते, तो ये क्या बन जाता? एल्केन बन जाता। तो देखना जरा ध्यान से, टॉपिक का नाम क्या लिखा हमने? एल्काइन का क्या करना है, हाइड्रोजनेशन या पार्शियल हाइड्रोजनेशन? पार्शियल हाइड्रोजनेशन। तो ये वाला पोर्शन हम नहीं करेंगे, ठीक है, लिख लीजिए। बाकी वो सब तो एटॉमिकल है ही। हाइड्रोजनेशन के कौन से इसमें होता है? निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम। पढ़ा था ना हाइड्रोजनेशन में, निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम के प्रेजेंस में कैटलिस्ट होते हैं। तो आप हाइड्रोजन को क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं तो इसको क्या बुलाते हैं हम? हाइड्रोजिनेशन। ये पॉसिबल है, ये कर सकते हो आप, लेकिन करेंगे नहीं ना। हमें क्या चाहिए? एल्कीन चाहिए, तो ये नहीं करेंगे हम यहीं पर छोड़ देंगे रिएक्शन को। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड पोर्शन। यूजिंग वेरियस कैटलिस्ट और रीएजेंट्स, तो पहले रटना है। लिनलार्स रीएजेंट्स या फिर P2 catalyst, phosphorus catalyst in presence of क्या रटना है इसमें वो देख लो। पहला दोनों को जब आप यूज करोगे तो आपको जो एल्कीन मिलेगा वो कैसा एल्कीन मिलेगा? सिस एल्कीन। सिस मतलब समझ में आया? दोनों एक साइड वाले। और जब आप ये तीसरा वाला यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ट्रांस एल्कीन। ये होता क्या है? H2 पैलेडियम and BaSO4 barium sulfate, and this is very important for your exam, Lindlar's reagent। ठीक है, देखो एक बार। तो यहां पर तो सिस ट्रांस का कोई असर पता चलेगा नहीं। क्यों नहीं पता चलेगा? सेम और सेम हो जाएंगे। दिख रहा है आपको?
एक क्वेश्चन करेंगे हम। बनाओ इसको एक बार। देखना ध्यान से, लिनलार्स रिएजेंट को आपने क्या लिखा यहां पर, H2 पैलेडियम और बेरियम सल्फेट। तो ये जो हाइड्रोजन ऐड होगा, ये जो हाइड्रोजन ऐड होगा इस तरीके से ऐड होगा कि आपको क्या मिले, सिस फॉर्म। कैन यू सी? तो इसको हम क्या बुलाएंगे, सिस, सिस एल्कीन, एल्कीन। कैन यू डू दिस फॉर दिस क्वेश्चन? करो इसको। यह है आपका आंसर। एक और करिए। फिनॉल। यह है आपका आंसर। इसमें आप एक पॉइंट नोट करके लिखेंगे कि यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, 2 पाई बॉन्ड्स है, विच मीन्स मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहां पर कितने हैं, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और इधर क्या लिखेंगे हम, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सेम साइड, तभी जाकर क्या बनेगा, सिस। ठीक है। नोट करके एक पॉइंट लिखना है कि अगर आप ये भी यूज करते हो, ये वाला पोर्शन, P2 catalyst and this, you will get same product, सेम प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 1, 2 और 3 जो हमने किया, बस एक लाइन लिख लो,
same result as Lindlar's catalyst. एक ये बच गया, इसको फिर अगली क्लास में करेंगे, इतना रहने देंगे, इतना काफी है। इसको पढ़िए, होमवर्क लिख लीजिएगा, जितना भी पढ़ा है उसको मेमोराइज करना है, और कोई उपाय नहीं है। फिर इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है उसको रिवाइज करना है, कोई उपाय नहीं है। अगर अगले साल अच्छा करना है तो, नहीं तो फिर आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, जा सकते हैं। कोई उपाय नहीं है यार, कोई उपाय नहीं।